सबसे पहले यहाँ पे अपन देख रहे हैं अभी मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। आपने आयनिक बॉन्डिंग देख लिया था। आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या है, कोई स्पेसीज जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या मेटालिक है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है ना। इसेंशियली जो फ्लो है पीरियोडिक टेबल में, अगर तुम देखते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, बराबर है। हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है ना। अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। सो मेटल्स अपन ये मान रहे बेसिकली, सो लेट्स से दीज आर द मेटल्स, ओके, एंड दीज आर नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं, ओके। और ये जब होता है तो वी गेट आयनिक बॉन्ड। सो वी गेट आयनिक बॉन्ड इस तरह से, ओके। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेटल्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड वी गोना लुक एट मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है मेटल्स का दैट इज़ लो, ओके। और ये इसीलिए जल्दी से मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपली बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मेटल देखें, ओके, जैसे रॉड ऑफ मेटल देख रहे हैं अपन, ठीक है ना, या ब्लॉक ऑफ मेटल देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि what we're gonna see is basically this type of structure. So this is basically you can say a rod or a block of metal. Okay, so let's say this and this, right? This is a bar of metal. तो इस तरह का situation है, alright? And you can see how nicely these are organized. Okay, ये दोनों के गैप में ये बसा हुआ है, ठीक है ना। ये बराबर इन दोनों के गैप में आ रहा है। फिर इसको अगर तुम देखोगे तो ये बराबर ये दोनों के गैप में आ रहा है, ओके। उसी तरह से, ठीक है ना, ये जो गैप आ रही है, फिर ये दोनों की गैप, ओके, और ये दोनों की गैप बराबर गैप में आ रहा है, वो सभी गैप में आ रहा है, कैन से इजंट इट, ये इस तरह से। तो हर मेटल आयन इस तरह से है, इजंट इट। तो ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो अपन सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे बेसिकली, बट ये इट्स अ वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लेकिन दीज आर बेसिकली मेटल आयंस, ठीक है ना। मतलब इवन इफ़ यू टेक लाइक अ आयरन रॉड और समथिंग, राइट। तो जब आयरन बना हुआ है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर लूजली बाउंड, बराबर है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे है, लूजली बाउंड है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एक बार मेटल में आ जाए, ठीक है, मेटल स्ट्रक्चर में आ जाए, इसको लैटिस स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर में आ जाए, सो दे बेसिकली एंड अप लूजिंग आइडेंटिटी। मतलब नॉट एज ए इलेक्ट्रॉन एज ए आइडेंटिटी, बट वो जैसे किसके साथ आए थे, कौन स्पेसिफिक मेटल आयंस के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसका कोई उनका एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं रहता, ओके। दे बिकम जस्ट जनरल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसको अपन बोलते हैं कर्नल्स, पॉजिटिव कर्नल्स, ओके। और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? ऑलराइट। सो अपन इसको मेटल के स्ट्रक्चर को किस तरह से मतलब डिस्क्राइब करेंगे, सी ऑफ, सो मेटल कर्नल्स एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। समझ में आया क्या? मेटल कर्नल्स एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो हर मेटल का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, ऑलराइट। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होते हैं मोबाइल। कैसे होते हैं ये? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसेंशियली जब अपन इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं किसी वायर में से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे फ्रीली, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रीली, ओके। तो इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इज दिस क्लियर? दे फॉर्म अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बना रहे हैं? पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और उसमें ये पॉजिटिव मेटल आयंस एम्बेडेड है, ओके। दिस इज बेसिकली लाइक, अगर तुम इफ यू थिंक अबाउट इट लाइक, है ना, जे थॉमसन का जो एटम का जो स्ट्रक्चर था, उसी तरह से कुछ यही है बेसिकली। ये पॉजिटिव थिंग और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं अपन, पूरा निगेटिव है और उसमें मेटल के जो एटम्स है वो एम्बेडेड है, बट दे आर अरेंज्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में वो अरेंज्ड है,
ओके तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डायरेक्शन, और इसकी वजह से अपने को मिलता है मेटालिक बॉन्ड। ओके, इसको अपन बोल रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की वजह से व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्वियसली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, इजंट इट। सो metals also have high melting and boiling point, and they also are hard, basically they usually have hardness. इसमें exceptions है obviously, for example metals अपन बोल रहे हैं good conductor of electricity, tungsten is an example जहाँ पे it's an exception. Tungsten does not carry conductivity, it doesn't carry conductivity, doesn't carry electrons very easily. इसके वजह से इट गिव्स यू लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, जिसकी वजह से इट बिकम्स हीट अप और ये ग्लो करने लगता है। इसको अपन लाइट में यूज़ करते हैं टंगस्टन को। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है मेटल इसमें, ओके, मेटल के स्ट्रक्चर में, उसके वजह से बिकॉज ऑफ द सिमेट्री बेसिकली, कि मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है यू कैन सी द जो कर्नल्स थे वो प्रॉपरली अरेंज थे, और उसके वजह से देयर इज अ सिमेट्री, जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, एंड दैट्स व्हाट गिव्स इट अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑलराइट, एंड दे आर आल्सो हार्ड। ओके, सो ये जो आ रहा है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो, लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द कैटायन। ओके, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो कैटायन कैसा रहेगा, छोटा, और जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर। ओके, और इसके वजह से फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या हार्डनेस जो है वो ज़्यादा रहेगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम देखते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, आयरन क्रोमियम देखते हैं, टंगस्टन देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अनदर थिंग इज बेसिकली, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन, is that number of electrons also plays a huge role. Okay, so if you have more the number of electrons, okay, higher is the melting and boiling point. Okay, more the number of electrons per atom, greater is the attractive force, तो ज़्यादा melting point boiling point आएगा। यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं कि there are two things, size तो obviously is important, size is important. The other factor that is also responsible is the number of electrons, तो total electrons बोल सकते हो, number of valence electrons. Valence electrons actually plays a greater role. In general, देखो there are exceptions to this rule. In general, ज़्यादा valence electrons है तो ज़्यादा attractive force है, तो ज़्यादा higher melting या boiling point रहेगा। ओके, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम लेते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इनमें जनरली 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इजंट इट, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो रहेगा। बट इफ़ यू गो टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, सेंटर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, दीज आर इन द मिडल ऑफ द डी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे अपने को वी हैव मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें जो मैग्नीज है, मैग्नीज दैट इज़ एन एक्सेप्शन। डू यू गाइज रिमेंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था मैग्नीज का? ओके, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d5। ओके, so that was the electronic configuration for manganese, isn't it? तो यहाँ पे there are obviously 7 valence electrons है, तो we expect कि मैग्नीज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। इनफैक्ट इट इज़ लो। ओके, ये एनोमली है, इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम, बट इट इज़ बिन एट्रीब्यूटेड टू इट्स लैटिस स्ट्रक्चर। इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है, उसमें कुछ फ्लॉज है बेसिकली, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी परफेक्ट, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ये धीरे धीरे फैक्टर्स अपने को समझ में आएंगे। तो 2 फैक्टर तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, साइज एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द थर्ड फैक्टर जो होता है दैट इज़ बेसिकली द लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, तो लैटिस स्ट्रक्चर तो वेरिएबल रहेगा, उसको अपन डिस्कस नहीं, ये अपने को मालूम ही रहना चाहिए
बट यू नो यहाँ पे अपन सिर्फ अगर हार्डनेस की या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली साइज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेक सेंस. Metals show properties like ductility, which is basically drawn into wires, and malleability, flattened into sheets. और ये भी attributed है because of the sea of electrons. ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा है, फोर्सेस आर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन. और अगर जैसे मैं इसको पुल करता हूँ तो ये सारे डायरेक्शन से पुल होंगे फोर्सेस. इट डजंट ब्रेक. अगर ये अनइवन फोर्सेस रहते तो क्या होता है, एक पॉइंट से कहीं से तो भी ब्रेक हो जाता है. लेकिन ये यूनिफॉर्म फोर्सेस रहने की वजह से इट डजंट ब्रेक, इट जस्ट गेट्स रीअलाइंड. ये फोर्सेस क्या हो जाते हैं, रीअलाइन हो जाते हैं. इफ़ आई बीट इट इनटू अ शीट, मैलिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगेन द फोर्सेस गेट रीअलाइंड बट इट डजंट ब्रेक. सो दैट्स व्हाई वी कैन एक्चुअली डू दैट विथ मेटालिक कंपाउंड्स, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली हमने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना, कि ऑब्वियसली देर इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ध्यान में रखना, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ड्रॉप होती है. अब ये देखो कि क्या हो रहा है, जब मैं किसी चीज़ को हीट करता हूँ तो व्हाट हैपन्स. अगर मैं किसी चीज़ को हीट करता हूँ तो व्हाट हैपन्स, तो ये जो कर्नल्स है, ठीक है ना, ये जो कर्नल्स है, मेटालिक कर्नल्स, ये वाइब्रेट करना चालू कर देंगे ज़्यादा ज़ोर से. ये अपन ने बेसिक केमिस्ट्री में देखा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ओके, तो सेम थिंग हैपन्स विथ मेटल्स ऑल्सो, ठीक है ना. मेटल्स, तुमको एक क्वेश्चन भी दिया था क्विज में, इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बेसिकली अगर जैसे ये भी लेता हूँ मैं, ठीक है, इफ आई टेक दिस पेन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसके जो भी पार्टिकल्स है, एटम्स है, दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर इन अ मोशन. ओके, ये स्टेशनरी सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं, व्हेन द टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो. ओके, एट ऑल टेम्परेचर देर इज सम काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है. नाउ थिंक अबाउट दिस मेटल एटम, ठीक है ना, और ये जैसे ये एटम देख रहे हैं अपन. ओके, एंड दिस इज वाइब्रेटिंग. अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से अगर वाइब्रेट कर रही है इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इफ़ दे आर ट्राइंग टू फ्लो, ओके, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अगर वो फ्लो करना चाहते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए बीच में ये हिंड्रेंस आ रहा है ना, बिकॉज ये मेटल एटम्स क्या कर रहे हैं, अभी वाइब्रेट कर रहे हैं. जैसे अपन इसको हीट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये मेटल्स में ही होता है या नॉन मेटल्स में अलग उल्टा होता है. एक्चुअली नॉन मेटल्स को जब अपन हीट करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है. मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जब अपन हीट करते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. एंड द रीज़न फॉर दैट कि ये जो मेटल एटम्स है ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो होना चाहते हैं उनके लिए ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी कम होगा इसका. ओके, नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी. ऑब्वियसली इसके लिए भी अपने को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो. सो ये इसी को अपन ये करते हैं. ओके, तो इसीलिए जो है मेटल्स दे फील कोल्ड. ओके, बिकॉज ऑफ दैट. मेटल्स को अगर तुम स्किन पे लगाओ, बेसिकली जस्ट एक एनी मेटल, अगर कोई आजू बाजू में कोई ग्लास पड़ा है या कुछ पड़ा है, उसको तुम अगर, जैसे मैं प्लास्टिक को लगाता हूँ मेरे इस पर, आई डोंट फील एनीथिंग, राइट. लेकिन स्पून ले लो, स्पून को तुम यहाँ पे लगाओ, ओके, तो क्या फील होगा तुमको, ठंडा, यस और नो. सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल. डज दैट मीन कि इट इज़ एट अ लोअर टेम्परेचर. इसका ये मतलब होता है कि ये लोअर टेम्परेचर पे है. ओके, नहीं. रिमेंबर एवरीथिंग इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ये रूम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं दे आर ऑल एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो सबका टेम्परेचर सेम है. द रीज़न मेटल्स फील कोल्ड इज़ बिकॉज दे आर अब्जॉर्बिंग हीट, दे आर टेकिंग आउट हीट फ्रॉम योर बॉडी. और जब ये होता है तो वी फील कोल्ड. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई मेटल्स विल फील कोल्ड ऑल्दो द टेम्परेचर इज सेम एज दैट. जैसे एक मेटल स्पून है और मान लो ये प्लास्टिक का पेन है, सो दे आर एट द सेम टेम्परेचर, लेकिन मेटल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, और ये नहीं कर सकता, तो ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा हीट को, लेकिन ये कर रहा है ना, मेटल कर रहा है कंडक्ट हीट को. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ removing the heat from your body, and that's the reason why you feel cold. Okay, or the metal feel cold. The next is
थर्मोयानिक इफेक्ट। ओके, तो ये इफ़ेक्ट है बेसिकली कि जब अपन मेटल को या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो इट विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यूज्ड, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं थर्मोयानिक इफेक्ट। जस्ट बाय हीटिंग समथिंग इट विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और बेसिकली अगर तुम ज़्यादा हीट करते हो तो दे कैन अक्वायर एडिक्वेट काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो दे विल एस्केप द मेटल सरफेस। ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स में इसको यूज़ करते हैं बेसिकली टू डेवलप अ पिक्चर। जो पुराने जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जो यूज़ किए जाते थे बेसिकली, दैट वाज बेसिकली दिस वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। ओके, जिसको CRT भी बोलते हैं, राइट, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं अपन। बट कैथोड रे ट्यूब इज़ बेसिकली थोड़ा एडवांस वाला था। उसके पहले जो थे, ओके, कैथोड रे के पहले दैट वाज वैक्यूम ट्यूब, जिससे पिक्चर डेवलप किया जाता था। इट वाज अ क्रूड पिक्चर बेसिकली, वैक्यूम ट्यूब्स में डेवलप किया जाता था। सो दे वुड हीट इट यूजिंग द सेम इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि उसको फायर लेके बैठे हैं वहाँ पे। ओके, दे यूज टू डू दैट। ये डायोड्स में भी यूज़ किया जाता था, डायोड्स। आई डोंट नो इफ डायोड्स आर स्टिल इन यूज़, लेकिन व्हेन वी वर इन कॉलेज दे वर इन यूज़ एंड वी यूज टू यूज़ दैट फॉर जो ट्यूब बल्ब जो आते थे ना, ट्यूबलाइट जो आते थे, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको रीसर्किट करते थे हम लोग, और जो गया हुआ जो ट्यूबलाइट रहता था उसको फिर से चालू करते थे यूजिंग डायोड सर्किट, ठीक है। सो यू यूज़ दैट बेसिकली, डायोड्स में इसको यूज़ किया जाता था। अभी भी यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली, बट दे आर एक्चुअली नाउ थिंग्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली हैव लॉट ऑफ डायोड्स नाउ डेज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, most of the chemistry is going to be dealt with covalent bonds, ठीक है। this is very important. okay, so covalent bond कैसे बनता है ये तुमको 10th में ही पढ़ाया गया है basically, when the electrons are shared between any two atoms, ठीक है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है ये नहीं बताया गया, तो ये सब कुछ अपन डिटेल में यहाँ पे। so हमको क्या देखना है कि ऑब्वियसली हमको ये तो देखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक जैसे नहीं होते सारे, और उनके वजह से किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह का शेप बनता है, उसके वजह से किस तरह की प्रॉपर्टीज आती है कंपाउंड्स को, तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। ओके, सो यहाँ पे दो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो फ्लोरीन एटम्स, दो फ्लोरीन एटम्स है, दोनों के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे वो, तो वैसे ही एक फ्लोरीन के पास आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही दूसरे फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ फॉर्मिंग और गेटिंग स्टेबिलिटी। ओके, बेसिकली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इज केयरिंग वाला फंडा है बेसिकली, इजंट इट। तो यहाँ पे ये एटम्स जो है शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है। दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म। ये आई डोंट वांट टू गेट इन टू मच ऑफ डिटेल अबाउट इट, बिकॉज ये 10th में तुम्हारा हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। ऑलराइट, एंड देयर इज़ नथिंग मच टू इट बेसिकली, कि क्या हो रहा है कि एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में लेफ्ट वाले जो है हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, सो वो करना चाहते हैं, ठीक है। उस तरह से वो शेयर करेंगे। तो अलग अलग एटम्स शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ बेसिकली, सो ये नोट्स में से जाने के बजाय आई विल जस्ट शो यू डिफरेंट एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट अपन जैसे फॉर्म मान लो HF फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ओके, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये ये हाइड्रोजन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, नाउ ये सिंपली शेयर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट ही कंप्लीट कर सकता है, एंड नाउ यू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, सो यू नो दैट इज़ द लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर इज़ नथिंग मच टू इट। तो ये हो गया HF, और दैट इज़ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
दिस HF मॉलिक्यूल। एक चीज़ ध्यान में रखो कि ओके जैसे जितने इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं किसी एलिमेंट को, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको अगर किसी एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अपने भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा शेयर नहीं करेगा वो, ओके। ओनली इन सम केसेस वो 2 से ज़्यादा शेयर करेगा, मतलब जितने चाहिए उससे ज़्यादा शेयर करेगा ओनली इन सम केसेस। और उस तरह के बॉन्ड को अपन एक स्पेशल नाम भी देते हैं, ठीक है। सो इन जनरल अगर देखा जाए, मतलब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड या बेसिक टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर देखें तो सिंपल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी एलिमेंट को उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओ, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। सो लेट्स से N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली आई नो कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ वेरी इजी, बट आई हैव टू डू दैट, ओके, फॉर अदर पीपल जिनका आई हैव टू अज्यूम कि सभी का 10th में बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो नाउ जस्ट इमेजिन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये शेयर कितना करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो 1 2 3, ठीक है, शेयर कर दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा मेरे को। देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एंड देन ये जो बचे हैं, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ लुक एट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको मैं बोलता हूँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या, ओके। सो इसेंशियली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट इज फॉर नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं अमोनिया, NH3, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। नाइट्रोजन तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट पे अटेंशन टू इट, ओके। सो इसको ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 की, ठीक है। सो आई हैव टू टेक 3 हाइड्रोजन्स, बेसिकली 3 हाइड्रोजन ले लिए और अब ये शेयर करेंगे, बेसिकली हो गया, ओके। सो दैट बिकम्स अमोनिया मॉलिक्यूल। इसका लुईस डॉट डायग्राम बना लो and you see that nitrogen got 8 electrons, hydrogen got a duplet, okay, very simple. Next we're gonna see carbon dioxide, ठीक है। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ओके, नॉट अ बिग डील। कार्बन ड्रॉ करेंगे, ओके, और ऑक्सीजन। अब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4, ओके। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन को 4 चाहिए और ये 2 ही दे सकता है, मतलब 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे अपने को, ऑलराइट। एंड नाउ स्टार्ट शेयरिंग, ठीक है। कार्बन के पास हो गए 5, ओके, एंड देन यू कैन ड्रॉ दिस, ये हो गए 6, 7 कार्बन के 8, एंड नाउ यू सिंपली ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। कार्बन, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए, 4, यहाँ पे कितने शेयर हुए, 4 ऑक्सीजन, और फिर इसके भी इलेक्ट्रॉन्स अपन ड्रॉ कर लेंगे, हो गया। सो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो किसी भी बॉन्ड में इन जनरल जब मैं डैश ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? जब भी डैश दिखेगा तुमको तो 2 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी जैसे पुराने अगर तुम लिटरेचर्स देखो, बुक्स देखो, तो तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ओके। या पुराने बुक्स अगर तुम देखोगे तो उस समय इस तरह के जो डॉट्स थे, ठीक है ना, जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ये वाले डॉट्स, उस तरह के डॉट्स ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे डैश दी जाती, ठीक है ना। दैट वाज इजी टू डू, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू गिव डैश रादर देन डॉट्स, ठीक है। तो एक जो डैश है दैट एक्चुअली मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी है ना, एक डैश के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, मतलब एक डैश इज बेसिकली अ सिंगल बॉन्ड। अगर 2 डैशेस आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नाइट्रोजन में हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। क्लियर है क्या ये? ऑलराइट, सो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेसिकली
वो अपन बताते हैं कितना बॉन्ड ऑर्डर है बेसिकली। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में देर इज़ अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का रहेगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का रहेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो 1 का हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसको BO लिख रहा हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर इट कैन बी 1 2 3, 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हमेशा 1 2 या 3 का ही होगा, 4 का नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट 3 से ज़्यादा होता ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल 2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो समझ में आया क्या? बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ओके। अब ये कैसे होता है इसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन इसी चैप्टर में उसका जवाब मिल जाएगा अपने को। तो किस तरह से अपन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n माइनस a। देखो n इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नीडेड by all the atoms in the molecule to achieve the noble gas configuration, okay। n क्या है? number of valence electrons needed by all atoms to complete the octet, ठीक है। and a is the number of valence electrons of all the atoms in the molecule। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है that gives you shared pair of electron, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n अगर निकालना है तो क्या करना है बेसिकली, ठीक है। उसके लिए n के लिए अलग फार्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि a तो तुम सीधा सीधा कैलकुलेट करोगे जो भी एटम्स इन्वॉल्व है, ओके। उसके जो वैलेंस एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम कैलकुलेट कर रहे हो, सम कर रहे हो उसका, दैट गिव्स यू a, ठीक है। लेकिन n के लिए क्या करना है कि 8 ये अपने को अचीव करना है टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन अगर है तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 8 टाइम्स, क्योंकि सारे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, इजंट इट। सो 8 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स प्लस अगर हाइड्रोजन है तो टाइम्स 2, ओके। ये हो गए अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लग रहा है, और उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बचेंगे that is going to be the shared pair of electron, ठीक है। so you can use that, और is usually not required, मतलब आज तक मैंने देखा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम आसानी से स्ट्रक्चर से ही बता सकते हो, ठीक है। हम इतनी सारी चीज़ें देखेंगे कि ये फार्मूला कभी तुमको यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट इन केस देख लो, समझ लो, ठीक है। पता नहीं सकते कि मैंने एक्चुअली कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके बिना अपन ज़्यादा परफेक्टली, ज़्यादा अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपने को देखनी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एग्जांपल देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले अपने को निकालना क्या है? S। फॉर्मूला क्या है? n माइनस a। n क्या है? n है 8 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है। तो 8 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। कितने आ जाता है? n की वैल्यू कितनी आ गई? 24, ठीक है। a देखो, सिर्फ अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, बराबर है। सो 2 टाइम्स ऑक्सीजन में 6, तो टोटल अगर करते हैं तो कितना आता है? 16, ठीक है। 24 माइनस 16 क्या आ रहा है? 8। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। कार्बन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या दिख रहा है तुमको? 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 8। अंडरस्टूड है क्या? दूसरा एक एग्जांपल ले लो, NH3, ओके। सो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन दिया है, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला ध्यान में रखो, S इक्वल टू, ऑब्वियसली यू नो द स्ट्रक्चर, तुम फटाक से बता सकते हो इसमें, ठीक है ना, कितने शेयर्ड, बट जस्ट टू यूज़ द फार्मूला और यू नो हाउ टू यूज़ द फार्मूला मैं ये दिखा रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन ईजिली, यू नो, इससे ज़्यादा आसानी से तुम तो ये आंसर कर सकते हो। तो समटाइम्स एक्चुअली यही मैं तुमको एक सजेशन भी दूंगा कि जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, दीज आर यूजुअली बेटर दैन द फार्मूलाज, ठीक है।
टू आंसर द क्वेश्चन यू कैन रिलाई ऑन द फार्मूला, जैसे रिलेशनशिप जहाँ पे आती है वहाँ पे तुम यू कैन रिलाई ऑन द फार्मूला, बट टू कैलकुलेट इफ़ यू यूज़ द कॉन्सेप्ट और लॉजिक तो ये ज़्यादा तुमको फ़ायदा देगा। एक तो आंसर जल्दी भी निकलेगा, ज़्यादा एक्यूरेटली भी निकलेगा, और इसमें तुम सिली मिस्टेक नहीं करोगे। फार्मूले में क्या होता है कि एक आध चीज़ इधर की उधर हो जाए, यूनिट गड़बड़ा जाए तो तुम्हारा सब कुछ गया, मतलब एक तो पूरा मेहनत भी गई पानी में, जो मिलने वाले मार्क थे वो भी गए, और तुमने जो ऑलरेडी कमाए थे उसमें से एक और डोनेट करना पड़ रहा है तुमको, इज़न्ट इट? सो नुकसान वाली बात हो जाती है। तो फार्मूला ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है? ट्राई टू यूज़ द लॉजिक, ओके? सो यहाँ पे n कितना है, ठीक है ना? n देखो 8 × 1 ये एक हो गया, नाइट्रोजन एक ही है ना, उसको 8 से मल्टीप्लाई करें, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 8 + 6 कितना हो रहा है 14। सो n की वैल्यू आ रही 14, ठीक है? और a कितना है, a इज इक्वल टू यहाँ पे नाइट्रोजन में शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और हाइड्रोजन 3, सो ये 8, इजंट इट? सो 14 - 8 कितना हो गया 6, ओके? 6 इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रू, करेक्ट है? 1 सेकंड, ओके? सो तुमको दिख रहा है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड देयर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्टेट रूल जो है इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ रूल, और रूल को एक्सेप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस है, ऑलराइट? ऑक्टेट रूल जो है ये एक जनरलाइज हमको आइडिया देता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन ओके अगर आ जाते हैं वैलेंस शेल में तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आने से ही एलिमेंट स्टेबल होता है। हो सकता है देयर आर अदर फोर्सेस इनटू प्ले जिसके वजह से 8 से कम, ऐसे कुछ एलिमेंट है जो 8 ले ही नहीं सकते लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो 8 से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो यही एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं, एंड दिस कम्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, दे डोंट एक्चुअली हैव टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, तो ये समझ लो एक्सेप्शंस। BeF2 एंड BeCl2 बेरिलियम के कंपाउंड्स है, ठीक है? ये ऑक्टेट। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखो कि हम जो हेडिंग है, मेन हेडिंग इस टॉपिक का, इस सेक्शन का, वो क्या था वो मेरे को बताओ। हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे थे, है ना? अपना मेन हेडिंग क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे वो सारे कोवेलेंट रहेंगे। तो क्या ये कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है? फिर बताओ। दीज आर गोइंग टू बी कोवेलेंट कंपाउंड्स, नो? यस और नो? तो ये सारे क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ओके? अगर ये आयनिक होते तो ये डिस्कस करने की बात ही नहीं होती। बेरिलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता, ओके? क्योंकि इट वुड हैव बीन Be2+, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और जो फ्लोरीन है दैट वुड हैव बीन माइनस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना? तो ये तो कोई डिस्कस करने वाला इशू ही नहीं था। आयनिक कंपाउंड में तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही रहा है, इजंट इट? ऑक्टेट या ड्यूप्लेट ये कंप्लीट हो ही रहा है आयनिक कंपाउंड में। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है? सो BeF2 एंड BeCl2 बेरिलियम के जो कंपाउंड्स है दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट। समझ में आया क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है इसको। सो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके? और फ्लोरीन को इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं फ्लोरीन ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ क्लोरीन सिमिलर रहेगा, उसका ड्रॉ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। और अब शेयर कर लो, तो ये अगर मैं शेयर करता हूँ एक एक, क्या इससे ज़्यादा बेरिलियम शेयर कर सकता है क्या? नहीं, बराबर है? तो ये अगर हो रहा है, सो व्हाट वी गेट इज Be और ये F। देखो फ्लोरीन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन व्हाट अबाउट बेरिलियम? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद बेरिलियम? 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, ओके? सो बेरिलियम in all these cases has only
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इट डज नॉट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट. ओके, इसका मतलब ये हो जाता है कि इट शुडंट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट. इट डज एग्जिस्ट, ठीक है. अब टू एग्जिस्ट इन दिस मैनर, ओके, इट एक्चुअली एग्जिस्ट लाइक दिस, ये BeF2 और BeCl2 इन गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट में ये इसी तरह से एग्जिस्ट करता है. बट बेरिलियम क्लोराइड एंड बेरिलियम फ्लोराइड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है. सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इट डज अ लिटिल ट्रिक, ठीक है. वो ट्रिक अपन आगे देखेंगे बेसिकली, अभी नहीं. बट इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बराबर है. यहाँ पे बेरिलियम जो आ रहा है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है. और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज को अपन बोलते हैं लुईस एसिड. सो बेरिलियम जो है इस केस में कैसा है, लुईस एसिड है. इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो है BF3 एंड BCl3. ओके, सो यहाँ पे बोरॉन ले रहे हैं अपन 1. बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड देन वी हैव फ्लोरीन सिमिलरली. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, शेयर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एंड वी गेट BF3, ठीक है. सिमिलर स्ट्रक्चर अपने को BCl3 के साथ भी मिलेगा. सो व्हाट वी गेट इज एक्चुअली बोरॉन, ठीक है ना. एंड देन वी हैव इस तरह का स्ट्रक्चर F, ठीक है. एंड देन विल ड्रॉ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. नाउ इफ यू लुक एट द बोरॉन, ऑब्वियसली फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. बट इफ यू लुक एट द बोरॉन, इसमें इसका सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आए इसके वैलेंस शेल में. इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है. सो इसमें भी जो BF3 और BCl3 यहाँ पे देख रहे हैं अपन, तो बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड देयरफॉर it is also Lewis acid. These were the examples of electron deficient species, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं लुईस एसिड्स, ठीक है. दे बेसिकली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. और इसका एप्लीकेशन अपने को आगे आता है, ठीक है. ये जो कंपाउंड्स है, ओके, PCl5 और SF6, इसमें अगर तुम देखते हो तो फॉस्फोरस एंड सल्फर दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना. मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो फॉस्फोरस का देख लो यहाँ पे कैसा आ रहा है, फॉस्फोरस, ठीक है. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के. नाइट्रोजन के फैमिली में आ रहा है, इजंट इट. सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5. एंड देन वी हैव क्लोरीन्स ले रहे, ठीक है ना. PF5 भी ले सकता हो, ओके. सो PF5 PCl5, ये PBr5 नहीं होता है, ठीक है. PBr3 होता है लेकिन PBr5 नहीं होता है. PBr मतलब अनस्टेबल है. Pi5 तो बिल्कुल नहीं होता. सो वी कैन टेक PF5 और PCl5. तो इनमें अपने को ये सिचुएशन दिखेगा, ठीक है ना. एंड देन यू जस्ट बेसिकली कंप्लीट, यू नो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो सबके साथ. सो व्हाट यू एक्चुअली गेट इज फॉस्फोरस, ठीक है. और यू हैव 5 क्लोरीन और क्लोरीन हैज़ देयर ऑक्टेट कंप्लीट. लेकिन अगर फॉस्फोरस देखो तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अभी एक बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट. फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में आ गए 10 इलेक्ट्रॉन. इस तरह की चीज़ को अपन बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट. और स्टेबल है. PF5 PCl5 स्टेबल है, ठीक है. SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हो गया सल्फर F F F F. देखो पूरे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहा है सल्फर, है ना. सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 के 6 यूज़ कर रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है वो, ठीक है ना, इस तरह से. एंड ये एक स्फेरिकल टाइप का मॉलिक्यूल होता है. इनका शेप भी मैं तुमको दिखा दूंगा नेक्स्ट इसमें, ठीक है. एक तरह का स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है. इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं अपन. और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे अपन आगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाता है SF6, ठीक है. सल्फर के पास कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन. एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला एग्जाम्पल है. और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इनफैक्ट दिस इज़ इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी डेंसिटी देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इसको जैसे मैं पोर कर सकता हूँ, बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। अगर मैं जैसे ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड किसी कंटेनर में लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसको पोर कर सकता हूँ फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। दिखेगा नहीं ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ सो डेंस, ठीक है ना। यू कैन एक्चुअली पोर इट लाइक अ लिक्विड, ठीक है। इट इज़ अ गैस बट इट गोज इन टू अनदर कंटेनर, आई कैन पोर इट, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अंडरस्टूड है क्या। और ये डेंस है तो एंड इट इज़ कलरलेस, तो यू डोंट एक्चुअली सी इट। लेकिन इसके ऊपर मान लो कोई चीज़ रख देते हैं अपन, बोट रखते हैं या पेपर बोट रखते हैं, सो इट विल ईजीली फ्लोट ऑन इट। पेपर बोट अगर रखता हूँ ना मैं, तो जैसे पानी के ऊपर तैरता है पेपर बोट, वैसे ही पेपर बोट सल्फर हेक्साफ्लोराइड के ऊपर भी तैरेगा। सो यू कैन व्हाट यूल सी, अगर तुम उस कंटेनर में अगर देखोगे तो अ बोट राइट इन द मिडल ऑफ द एयर, यू डोंट सी एनीथिंग, जस्ट फ्लोटिंग बोट दिखेगा तुमको उसमें। इट्स क्वाइट मैजिकल टू एक्चुअली जस्ट सी दैट। अगर कोई किसी को दिखाते हो तुम, सो ही विल जस्ट बी थ्रिल्ड टू सी दैट। स्पेसिफिकली इफ़ यू डू दैट इन लाइक अ ग्लास कंटेनर में अगर लेते हो, ठीक है, तो ग्लास कंटेनर ले लिया, ट्रांसपेरेंट है, उसमें तुमने क्या कर दिया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड पोर कर दिया, सो इट विल बेसिकली डिस्प्लेस ऑल द एयर फ्रॉम इट। और अब यहाँ पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड वो ग्लास कंटेनर में भर गया है, एंड देन यू जस्ट ड्रॉप अ पेपर बोट ऑन इट, इट विल बेसिकली फ्लोट। और उसमें तुम अब क्या कर सकते हो, फिर से कंटेनर से पेपर बोट में, उस पेपर बोट में फिर तुम सल्फर हेक्साफ्लोराइड भर सकते हो। तो ये पेपर बोट जो धीरे 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 as if you are adding magically something, but you are adding it's because it is invisible, it gives you a very nice effect, ठीक है। so sulfur hexafluoride it's very dense, इसको आवाज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम का तुमने सुना होगा, हाई पिच्ड आवाज़ आता है हीलियम, अगर तुम गैस इनहेल करते हो, सो यू गेट अ हाई पिच्ड वॉइस। अगर तुम सल्फर हेक्साफ्लोराइड इनहेल करते हो तो यू गेट लो पिच्ड वॉइस, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है ना। सो जैसे सल्फर हीलियम में इट विल फील लाइक यू आर स्पीकिंग एट 1.5 रेट, यू आर स्पीकिंग एट 1.5 टाइम्स रेट, ठीक है ना, स्पीकिंग रेट बढ़ रहा है ऐसा दिखता है विथ हीलियम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में ऐसा लगेगा तुम्हारा बोलने का स्पीड जो है वो कम हो गया, बिकॉज इट इज़ डेंस, इट कम्स आउट स्लोअर, सो यू लिटरली इट सीम्स लाइक यू आर स्पीकिंग स्लोली, ठीक है। So that was about this. There are also few examples, ठीक है, जो अपन आगे देखेंगे, but these are basically the exceptions of octet rule, ठीक है। So यह समझ में आ गया क्या, exceptions to the octet? There are also other exceptions to the octet rule, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा basically. For example, there are species with unpaired electrons, ठीक है, एंड स्टिल दे आर स्टेबल। तो देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे, कुछ नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।